स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन हम इसमें से करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वैसे इस चैप्टर की वीडियो जो है वो मैंने कंप्लीट वीडियो एनिमेशन के थ्रू अपलोड कर रखा है। एमसीक्यू की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो सारी वीडियो आप लोग जरूर देखें। मैप भी, चैप्टर का मैप भी मैं करवा चुका हूं, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखें। इसके अलावा देखिए हम सीधा पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि हम्पी की इतिहास की रचना किस प्रकार की गई। आपको पता है कि विजयनगर को हम हम्पी के नाम से भी इस समय जानते हैं। ठीक है, विजयनगर एक साम्राज्य, एक राजधानी, हर रूप में फेमस था ये नगर, है ना। और विजयनगर साम्राज्य की अगर हम खोज की बात करें तो 1800 में इसकी खोज की गई थी कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, है ना, एक अभियंता, एक मतलब इंजीनियर भी थे। ठीक है, और पुरातात्विक सर्वेक्षण के जर्नल भी थे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल भी हम कह सकते हैं, सर्वेयर जनरल बोला जाता है इनको। ठीक है, अब देखिए कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया था, विजयनगर का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। जो पहला मानचित्र जो तैयार किया गया, सर्वेक्षण मानचित्र विजयनगर का, वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। और इनके द्वारा जो भी शुरुआती जानकारी जो प्राप्त की गई थी ना, वो विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी मंदिर के जो पुरोहित थे उनके स्मृतियों पर आधारित थी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो शुरुआती जानकारी प्राप्त की थी वो पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के जो पंडित थे, है ना, ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उनको जो चीज़ें यादें थी, मतलब जो उनकी यादों में जो चीज़ें बची हुई थी, मतलब उनकी स्मृतियों में जो चीज़ें बची हुई थी, उससे जानकारी जुटाया था। अब 1836 में क्या होता है कि भाई जो अभिलेख शास्त्री है वो बहुत सारे अभिलेखों को इकट्ठा करते हैं विजयनगर की, है ना। और इन अभिलेखों की जो तुलना है वो अनेक ग्रंथों के साथ की जाती है, यात्रियों के वृत्तांत से की जाती है, और तमिल, तेलुगु जो और संस्कृत के लिखे जो साहित्य है उससे की जाती है, और विजयनगर के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। इसके अलावा देखिए आखिर में एक पॉइंट हम बता सकते हैं कि 1856 से क्या हुआ, जो छाया चित्रकार थे, जो छाया देख के चित्र बना देते हैं, उन्होंने विजयनगर के भवनों के चित्र एकत्रित किए, और इससे भी शोध करने में, यानी कि विजयनगर के बारे में जानकारी जुटाने में आसानी हुई थी। तो ये ऐसे तरीके हैं जिससे कि विजयनगर के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। चैप्टर की वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से मैंने ये चीज़ें समझा रखी है। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का राय के द्वारा। दो भाई थे, इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये चीज़ आप सबको पता है। अब हम विजयनगर के व्यापार की बात करते हैं। भैया व्यापार कहाँ कहाँ करते थे ये लोग, व्यापार का वर्णन कीजिए। देखिए यार, ये हम 14वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो 14वीं से 16वीं सदी में ना युद्ध जो थे वो अश्व सेना पर आधारित थे, है ना, घुड़सवार सैनिकों पर आधारित थे। जिसके पास जितनी ज़्यादा पावरफुल अश्व सेना मौजूद है वो सेना उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये जो घोड़े का जो आयात किया जाता था, क्योंकि भारत में अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं थे, तो इसको आयात किया जाता था मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से घोड़ों को मंगाया जाता था। अब घोड़े के जो व्यापारी है उनको हम कुदिरई चेट्टी कहते हैं, या सिंपल हम घोड़े के व्यापारी भी कह सकते थे, मतलब इन नामों से हम इसको जानते हैं। अब देखिए 1498 में क्या होता है, पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है, और ये भारत में बंदूक वगैरह लेकर आते हैं। बंदूक के दम पे सामरिक अपने एक साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना भी करते हैं ये, है ना। विजयनगर जो है वो अपने मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए, रत्नों के लिए, विजयनगर के बाजार भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसका व्यापार होता था दूसरे देशों में। और यहाँ के जो समृद्ध लोग थे, यानी कि जो अमीर लोग थे ना, वो विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे, महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे, जैसे कि रत्न है, आभूषण है, जो कि विदेशों से भी मंगाया जाता था। और ये व्यापार से जो भी कर मिल रहा था, जो टैक्स मिलता था, उसी के कारण विजयनगर इतना ज़्यादा समृद्ध होता जा रहा था। ठीक है, ये आप बता दें। अब अगला तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कृष्णदेवराय के बारे में है, कि विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेवराय का क्या योगदान था, है ना, और विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। दो क्वेश्चन इसमें ऐड है, पतन कैसे हुआ और कृष्णदेवराय के बारे में भी हमें बताना है। तो देखिए कृष्णदेवराय का जो संबंध है तुलु वंश से है, और इन्होंने 1509 से लेके 1529 तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, इनका शासनकाल है। अपने शासनकाल के समय में उन्होंने विजयनगर का विस्तार किया था, बहुत ज़्यादा विस्तार किया, सुदृढ़ बनाया इस साम्राज्य को, है ना। 1512 में इन्होंने क्या किया, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, जिसको हम रायचूर दोआब बोलते हैं, इसको हासिल किया था इन्होंने। 14 में उन्होंने उड़ीसा के शासकों का दमन कर दिया। 20 में बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था, है ना, और अपने राज्य में शांति स्थापित किया। साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा समृद्ध भी बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स बता सकते हैं।
इसके अलावा अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था विजयनगर में। दक्षिण भारत के बहुत सारे विशालकाय मंदिर बनवाए, उनमें गोपुरमों को जुड़वाया, गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वारों को जुड़वाया था, मतलब प्रवेश द्वार बनवाए थे मंदिर के। अपने माँ के नाम पे एक उपनगर की भी स्थापना करवाई थी जिसका नाम है नगलापुरम। ठीक है, नगलापुरम नामक उपनगर की स्थापना भी करवाई गई थी। अब समझते हैं हम विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है ना, पतन के क्या कारण थे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो माना जाता है भाई कृष्णदेवराय की मृत्यु। कृष्णदेवराय के मरने के बाद विजयनगर में जितने भी शासक थे ना, वो बहुत ही कमजोर थे, निर्बल थे, है ना। वो सही से साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं रख पाए और इस कारण विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। दूसरा है आपका गृह युद्ध। गृह युद्ध हुआ यानी कि आपस में ही जो मतलब कृष्णदेवराय के मरने के बाद जो उत्तराधिकारी बचे थे विजयनगर के, है ना, और जो नायक थे या जो सेनापति थे, उन दोनों के बीच में, उत्तराधिकारी और नायक और सेनापति के बीच में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। आपस में ही लड़ने लग गए थे सत्ता की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध आप बता सकते हैं कि भाई 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना, जो राम राय है उसने इसमें नेतृत्व किया था। गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, ये 3 जगह की संयुक्त सेना ने मिलकर विजयनगर पर हमला बोला था और इस युद्ध को हम राक्षसी तागरी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसमें विजयनगर की सेना बहुत ही बुरी तरीके से हार गई थी और चारों तरफ से इसको लूटना स्टार्ट कर दिया दूसरी सेना ने, और इस तरीके से विजय साम्राज्य का अंत हो गया, है ना। राम राय की कुछ गलत नीति थी, है ना। इस काल में विजयनगर के तत्कालिक जो शासक थे या प्रधानमंत्री थे राम राय थे, उन्होंने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको आपस में लड़वाने की कोशिश की थी, है ना, लड़वाने की चाल चली थी, लेकिन वो आपस में एक मिल गए थे और इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला बोला था उन्होंने, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो निष्कर्ष के तौर पे ये कह सकते हैं कि भाई कृष्णदेवराय के मरने के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो होना शुरू हो गया था। एक और 5वां पॉइंट में यहाँ पे बता रखा है कि भाई सत्ता में लोगों की भागीदारी का ना होना। मतलब विजयनगर में क्या था कि सारे पावर राजा के पास था, है ना, सत्ता में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। इस कारण जब युद्ध हुए ना, तो युद्ध में लोगों ने राजा का सपोर्ट नहीं किया था और इस कारण भी विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आप विजयनगर साम्राज्य के पतन में बता सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के जल संपदा तथा किलेबंदी के बारे में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो जल संपदा है, जल संपदा यानी कि पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कर रखी थी। किलेबंदी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम जल संपदा की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के विषय में चौंकाने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो तुंगभद्रा नदी पर निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था, है ना। मतलब एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था तुंगभद्रा नदी पे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला एक बात था विजयनगर साम्राज्य के लिए। अब जो ये तुंगभद्रा नदी है वो विजयनगर साम्राज्य की उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती है और आसपास का जो पूरा इलाका है ना वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब इन ग्रेनाइट की पहाड़ियों से बहुत सारी जलधाराएं बहकर आती है। इन जलधाराओं के साथ बड़े बड़े मतलब बांध बनाए दिए गए हैं, पहले बांध बनाए गए हैं, ठीक है। जलधाराओं के साथ क्या बनाए गए, बांध बनाए गए और बांधों के माध्यम से पानी को कहाँ लाया जाता है, हौज में। हौज में पानी को इकट्ठा करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे हम कमलपुरम जलाशय की बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कमलपुरम जलाशय जो है वो आसपास के खेतों मतलब एक तरीके से राजकीय केंद्रों तक पानी पहुँचाने के लिए भी होता था और खेतों के सिंचाई के लिए भी पानी का यूज किया जाता था कमलपुरम जलाशय से, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें, एक हीरिया नहर है। हीरिया नहर की बात करें तो देखिए, हीरिया नहर का जो निर्माण है वो संगम वंश के राजाओं ने करवाया था, हीरिया नहर का निर्माण। और इसका इस्तेमाल जो है धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो घाटियाँ है ना, जो भूभाग थे, उसको सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप जल संपदा के बारे में लिख सकते हैं। किलेबंदी की हम बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की अगर किलेबंदी की बात करें तो फारस के शासक ने कालीकट भेजा था, एक अपना दूत भेजा था जिसका नाम था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उसने किलेबंदी के 7 पंक्तियों का वर्णन किया था, ठीक है। अब देखिए मतलब ये बताता है कि भाई किलेबंदी में क्या था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो एक तरीके से हम बोले कि किलेबंदी में की खास बात क्या थी कि खेतों की भी किलेबंदी की गई और इसके अलावा जंगलों की भी किलेबंदी की गई थी, है ना। पहली जो किलेबंदी थी वो आसपास के पहाड़ी इलाकों को जोड़ती थी, ठीक है। और किलेबंदी करते समय ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जो कि फनाकार हुआ करते थे। इनको जोड़ने के लिए ना किसी सीमेंट या गारे की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप टिके रहते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी किलेबंदी थी, मतलब पहली और दूसरी किलेबंदी और तीसरी दीवार के बीच में जुते हुए खेत वगैरह थी, है ना, बगीचे थी और आवास वगैरह बनाए गए थे, ठीक है। और इसके अलावा
मतलब किलेबंदी करने का मेन पर्पस भी बता रखा है कि भाई किलेबंदी करने का जो मेन उद्देश्य होता था वो अपने दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित करके उनको आत्मसमर्पण के लिए विवश करना एक मेन उद्देश्य होता था किलेबंदी करने का। ठीक है, अब देखिए दुर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार भी बना होता था, क्योंकि चारों तरफ से किलेबंदी कर दोगे तो साम्राज्य में प्रवेश कैसे होगा, तो प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे और प्रवेश द्वार पे कुछ नक्काशी वगैरह की जाती थी, विशेषकर इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र के बारे में। राजकीय केंद्र में जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको सिर्फ वही बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो महानबी डिब्बा है आपका जो सबसे ज़्यादा मेन है। देखिए महानबी डिब्बा क्या है, महानबी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य में स्थित एक बहुत ही ऊंचा और विशालकाय मंच है। इसका जो अगर हम बात करें इसके आधार की तो 11,000 वर्ग फीट इसका आधार है और ऊंचाई जो थी वो इसकी 40 फीट थी। ठीक है, और इसके अगर हम अनुष्ठानिक कार्य की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में जो हम मनाते हैं दुर्गा पूजा या फिर नवरात्रि या दशहरा जो भी हम बोलते हैं, इसका आयोजन होता था और इस समय विजयनगर के शासक अपने रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करते थे। इसका धार्मिक अनुष्ठान क्या है, तो भाई देखिए यहाँ इस समय इस दिन क्या होता था, यहाँ पे मूर्तियों की पूजा की जाती थी, राजे के अश्वों की पूजा की जाती थी, भैंस और अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। आकर्षण क्या था महानबी डिब्बे का या इस त्यौहार का, तो भाई देखो नृत्य होता था, है ना, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होता था, घोड़े और हाथियों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, सैनिकों की शोभा यात्रा निकलती थी, नायक और जो भी अधीनस्थ राजा थी, मतलब जो मेन विजयनगर के राजा के अधीन जो काम करते थे वो सब क्या लाते थे, राजा के लिए भेंट लाया करते थे। तो इसको देखने के लिए भी लोग यहाँ पे इस दिन आते थे। ठीक है, ये बता दें कमल महल भी इंपॉर्टेंट है भाई। कमल महल जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे सुंदर भवनों में से एक था, है ना, और इसका जो नामकरण है 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था और ये एक परिषदीय सदन था जहाँ पे राजा अपने परामर्शदाताओं से मिला करता था, मीटिंग बुलाता था वो। ठीक है, उसके बाद है हजार राम मंदिर। देखो भैया हजार राम मंदिर विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में स्थित एक बहुत ही फेमस मंदिर था, सुंदर मंदिर था और इसका इस्तेमाल केवल राजा और उसके परिवार के सदस्य ही कर सकते थे और दूसरे व्यक्तियों को इसका इस्तेमाल करने का हक अधिकार नहीं था। इसके आंतरिक भाग में रामायण के कुछ चित्र वगैरह भी हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बता दें। उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र की बात कर लेते हैं। धार्मिक केंद्र में भी हम कुछ मेन चीज़ें की हम समझते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। धार्मिक केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर मेन रहेगा इसमें से। ठीक है, तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो है वो प्राचीन शिव मंदिर है, मतलब शिव का ही एक रूप माने जाते हैं और इसमें मतलब विजयनगर में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो विरूपाक्ष देव को ही दिया जाता है, मतलब दिया जाता था और बहुत सारे कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द हमें अंकित मिले हैं। ठीक है, इस मंदिर की अगर हम बात करें तो भाई मंदिर का जो निर्माण कार्य है ना वो 9वीं-10वीं सदी में शुरू हुआ था। कुछ मंदिर का भाग जो है 9वीं-10वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, और विजयनगर की स्थापना के बाद इस मंदिर को और बड़ा बनाया गया था, है ना, कहीं बड़ा किया गया इसको। इस मंदिर के सामने एक मंडप का निर्माण करवाया कृष्णदेव राय ने। कब करवाया, तो अपने राज्यारोहण के समय, मतलब जब वो राजा बनने वाला था तब करवाया था, यानी कि 1509 में बनवाया था इसको। ठीक है, और इसके सामने एक सभागार भी बना था। सभागार का इस्तेमाल किस लिए होता था, सभागार का इस्तेमाल देखिए देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, संगीत का आयोजन करने के लिए, नृत्य का आयोजन करने के लिए, नाटकों का आयोजन करने के लिए, है ना, और देवी देवताओं के मतलब विवाह का उत्सव का जो आनंद है उसको मनाने के लिए, देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी जो आपका सभागार है उसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो सभागार का जो यूज है ना उसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विट्ठल मंदिर की विशेषता देखिए, यहाँ के प्रमुख देवता श्री विट्ठल है जो कि विष्णु के रूप माने जाते हैं। ठीक है, इस मंदिर में भी एक सभागार था। ठीक है, और रथ के आकार का एक छोटा मंदिर भी मिला है। तो ये पॉइंट आप विट्ठल मंदिर के बारे में बता दीजिए। आगे हम एक आखिरी क्वेश्चन बात करेंगे नायक और अमर नायक के बारे में। ठीक है, देखिए नायक होते कौन थे, नायक जो थे वो सेना प्रमुख थे। विजयनगर साम्राज्य में जो सेना प्रमुख थे उनको हम नायक बोलते थे और इनका काम क्या था, किलों पर नियंत्रण रखते थे। जो किले थे ना विजयनगर साम्राज्य में उस पर नियंत्रण रखते थे, है ना, और ये ज़्यादातर उपजाऊ भूमि के तलाश में भ्रमणशील रहते थे, उपजाऊ भूमि ढूंढते रहते थे और कई बार किसान भी इनको उपजाऊ भूमि दिलवाने में मदद करते थे। और ये आमतौर पर कौन सी भाषा बोलते थे, तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो ये तो नायक हो गया। मेन इसमें अमर नायक है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो अमर नायक प्रणाली है ना एक प्रमुख राजनीतिक खोज मानी जाती है, क्योंकि ये जो प्रणाली हो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। कहाँ से ली गई, दिल्ली सल्तनत की
एकता प्रणाली से, बिल्कुल हूबहू वहाँ की नकल थी। अब अमर नायक होते कौन थे? तो अमर नायक होते थे सैनिक कमांडर जिनको राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। वे किसानों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से भू राजस्व और दूसरे कर वसूलने का काम करते थे। ठीक है, वे राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते थे, जैसे कि हाथी और जो भी उनका घोड़ों का जो दल है उसके रख रखाव के लिए, और राजस्व का कुछ हिस्सा मंदिर निर्माण में, सिंचाई के साधनों के निर्माण में, रख रखाव में पूरी तरीके से खर्च करते थे, है ना। ये युद्ध के समय ये क्या करते थे? विजयनगर के शासकों को एक शक्तिशाली सैन्य सेवा भी प्रदान करते थे, मतलब अपनी सेना के साथ युद्ध में भाग लेते थे, युद्ध में राजा को सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसके अलावा अमर नायक साल में एक बार राजा को भेंट भी भेजते थे और कई बार राजकीय उपहारों के साथ खुद भी उपस्थित होते थे अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए। और राजा कई बार इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता था? स्थानांतरित करता रहता था और अपने नियंत्रण का दावा करता था। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप अमर नायक प्रणाली के बारे में बताएंगे। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 10 क्वेश्चन मैंने बताए होंगे, 10 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी एमसीक्यू तो यार कहीं से भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएगा। वैसे इस चैप्टर का मैंने एमसीक्यू भी बना रखा है, तो एमसीक्यू की वीडियो को भी जरूर देखें, चैप्टर की वीडियो को देखें और बाकी जितनी भी वीडियो सब देखें। और यार शेयर भी जरूर करें, लाइक शेयर आप करते हैं तो वही हमारे लिए क्या है? मोटिवेशन है। मैंने बीच में कभी बोला नहीं आप लोगों को कि भाई आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, लेकिन एंड में तो बोलना बनता है यार, तो इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।